हेलो स्टूडेंट्स। और आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे ही होंगे घर पे। आज आज क्लास 12th में इंग्लिश फ्लेमिंगो में आपकी जो पोएट्री सेक्शन है उसका पोएम नंबर 3 है, जो आपकी कीपिंग क्वाइट। आज मैं उसको आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स अवेलेबल हैं वो अपनी बुक्स को हैंड में ले लीजिएगा। लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी पोएम है, बहुत ही बेस्ट पोएम है, ये मान लीजिएगा आपके लिए। और एक मैसेज है पोएम में, वो आपको पोएम के साथ अभी मैं बता रहा हूँ। और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आज हमारी जो वर्ल्ड की जो कंडीशन हो रही है, वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, जैसी कंडीशंस हैं, जैसे हालात हैं हमारे देश में या हमारी दुनिया में, तो उसके उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए पोएम में जो मैसेज दिया गया बहुत ज़्यादा वो नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोएम का नाम है आपका कीपिंग क्वाइट। आपकी पोएम नंबर 3 है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें जो मैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरी जो फुल पोएम है वो उसका उसका कह सकते हैं, उसका जो निचोड़ है या जो एक मैसेज दिया गया है पोएम में, वो आपके 3 वर्ड्स में दिया गया है आपका, या 3 चीज़ों के बारे में आपको घुमा फिराकर पोएम आपको बताएगी। पहला दिया गया है आपका बिल्कुल एकदम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इसमें जो मेन थीम बताई गई है पोएम की, बताई गई है इंट्रोस्पेक्शन। अब इंट्रोस्पेक्शन आपका होता है सेल्फ एनालिसिस। जो सेल्फ एनालिसिस होता है आपका आत्म विश्लेषण होता है। जब हम कभी कभी जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ एवोल्यूशन, तो कभी कभी हम अपना एनालिसिस करते हैं, अपने आप को एनालिसिस करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं अपना, कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सेकंड, इसमें जो आपका मैसेज दिया गया है वो दिया गया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। कि म्यूचुअल, आप जानते हो फेसबुक पे आपने देखा होगा म्यूचुअल फ्रेंड लिख के आता है, यानी कि एक ये आप हमारे दोस्त हैं, हम उनके दोस्त हैं, तो इस पे बताया गया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो हम सोच रहे हैं वही सोच कोई दूसरा सोचेगा, वो किसी नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा, वो नेक्स्ट को ट्रांसफर करेगा, यानी कि जो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो म्यूचुअल बन जाएगी, एक पूरा होल कम्युनिटी में आ जाएगी। और वो हमारे रीजन से, स्टेट से, कंट्री लेवल से, फिर ऑल द कॉन्टिनेंट में या ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाएगी। थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी थीम है वो है आपकी पीस, शांति स्थापित करना, और यूनिटी, और यानी कि होल वर्ल्ड वुड बी यूनाइटेड, यानी पूरे संसार के जो लोग हैं वो यूनाइटेड होने चाहिए, एक ही यूनिटी में उन सबको बॉन्ड होना चाहिए, उन सबकी बॉन्डिंग एक यूनिटी में होनी चाहिए। तो 3 इसकी इंपॉर्टेंट थिंग बताई गई हैं, एक इंट्रोस्पेक्शन है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और एक आपकी है पीस एंड बी यूनाइटेड, यानी पीस एंड यूनिटी। पोएम की जो फर्स्ट 2 लाइन है मैं आपको रीडिंग कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Now we will count to 12 and we will still all keep still and we will all keep still। बता रहे हैं now we will count to 12। पोइट अभी ये कह रहा है, पोइट है आपका पेब्लो नेरूदा है, नोबेल प्राइज विनर है, बहुत अच्छे पोइट हैं। पोइट आपसे बोल रहा है now we will count to 12, अब हम लोग 12 तक गिनेंगे। अब एक्चुअली इसमें जो 12 का जो काउंटिंग दे रखी है, जो एक वर्ड दे रखा है 12, ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है पोएम में, या इसको आप मिस्टीरियस बोल सकते हैं। एक्चुअली या इस पोएम में इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि 12 क्या है। 12 आपके सेकंड भी हो सकते हैं, 12 आपके मिनट भी हो सकते हैं, 12 आपके आवर्स भी हो सकते हैं, 12 आपके मंथ भी हो सकते हैं। तो इसमें ये नहीं कर रहा है पोएट, क्लियर नहीं किया है पोएट ने, ये हम लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया है, रीडर्स को छोड़ दिया है कि मैं तो 12 तक काउंट करूंगा। एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये भी होता है, कभी कभी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं कभी कभी ये बता देते हैं, कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी को, तो वो कह देते हैं काउंटिंग करिएगा, यानी कि आप अपने जो उससे क्या होता है, हम फिर काउंटिंग करते हैं 1 2 3 इस टाइप से। तो कुछ ही काउंटिंग करने के बाद हमारा जो रेज होता है, हमारी एंगर होता है, वो एकदम शांत हो जाता है। तो इसी टाइप से आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। 12 सेकंड कंसिडर कर सकते हैं आप इसको, 12 मिनट आप मान सकते हैं, आप 12 आवर्स मान सकते हैं, 12 मंथ मान सकते हैं। लेकिन 12 मंथ का टाइम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको मिनट या आवर्स या सेकंड में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बता रहा है पोएट नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बता रहे हैं अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 12 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 से लेकर 12 तक काउंट करेंगे, 12 सेकंड या 12 मिनट तक, और हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल
ऑल की हम सब लोग शांत रहेंगे एकदम बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट, कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे सब लोग। जो जो लोग अपने अपने काम में अपने अपने वर्क में जो लोग बिजी हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई फिशिंग कर रहा है, कोई कटिंग कर रहा है, या जो कुछ भी आप वर्क कर रहे हैं वो अब आप थोड़े टाइम के लिए, कंट्रोल का मतलब है पर सम टाइम के लिए, कुछ मोमेंट के लिए आप सब काम छोड़ देंगे और बिल्कुल शांत हो जाएंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, नेक्स्ट लाइन में, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज। बता रहे हैं पहली बार धरती के फेस पर, यानी कि धरती के ऊपर, यानी कि इस प्लैनेट में, अर्थ प्लैनेट पर पहली बार ऐसा होगा कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कि कोई भी किसी भी लैंग्वेज को यूज नहीं करेगा, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेगा, ना ही बरबरी कोई बोलेगा, ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, ना ही कोई पॉइंटिंग करेगा, इशारों से बात करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। कोई भी लैंग्वेज, जो भी जितने भी लैंग्वेज जिस टाइप से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जितनी भी लैंग्वेज हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो किसी टाइप की कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं होगी। और ये धरती पर पहली बार होगा जब हम 12 सेकंड के लिए या 12 मिनट के लिए जब शांत हो जाएंगे। और धरती पर फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग कोई भी लैंग्वेज को यूज नहीं करेगा, यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, कम्युनिकेशन बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं हम, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, और फिर बोल रहा है कि उसी टाइम में जब हम सब लोग शांत हो जाएंगे, सब पूरी धरती पर हम लोग जब शांत हो जाएंगे और कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, तो बता रहे हैं लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए आप रुकिए जब सब लोग शांत हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और फिर हम उस समय अपने आर्म को यूज नहीं करेंगे, अपने हाथ पैरों को भी इतना नहीं चलाएंगे। कभी क्या होता है, हम मुंह से तो चुप हो जाते हैं, कम से कम मुंह से तो कुछ यूज नहीं करते, लेकिन हम अपने हाथों से इशारा करते रहते हैं, तो हम अपने हाथों को भी यूज नहीं करेंगे। यानी जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं या कोई काम खराब कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल वो अपने आर्म्स को बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे। या आर्म्स का मतलब यहाँ तो आपके हैंड हो सकते हैं, या फिर आर्म्स का मतलब जानते होंगे आप, वेपन भी होते हैं आपके, जो आपके आर्म्स होते हैं वो उनके आपके वेपन्स को भी कहते हैं। आर्म एक्शन होगा, अपने हथियारों को कहते हैं आर्म्स। तो कहीं अगर कोई वेपन यूज कर रहा है, कोई हमारे बॉर्डर्स पे सोल्जर्स हैं, तो वो भी यूज नहीं करेंगे, उनको भी हम मूव नहीं करेंगे, बिल्कुल वहीं स्टिल हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। आगे बता रहे हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश। तो ये बता रहे हैं जब पूरी दुनिया में सब लोग पूरे अर्थ पे, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पूरे अर्थ के फेस पे, यानी पूरी दुनिया में पूरे अर्थ पे जब सब लोग ह्यूमन बीइंग बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये फर्स्ट टाइम होगा। ऑन द बता रहे हैं, बताया था ऑन द फॉर द वंस, एक बार धरती के फेस पर, यानी कि पहली बार ये सब कुछ होगा। एक बार ऐसा होगा कि पूरी दुनिया के लोग कुछ नहीं करेंगे, सारे काम छोड़कर बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, कोई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, कोई हैंड मूवमेंट यूज नहीं करेंगे, कोई वेपन मूवमेंट यूज नहीं करेंगे। तो बता रहे हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश। तो ये एक ऐसा मूवमेंट बन जाएगा, यानी कि ऐसी सिचुएशन बन जाएगी जब कोई कुछ नहीं करेगा, सब लोग चुप हो जाएंगे। एक्सोटिक मीन्स होता है स्ट्रेंज, यानी कि एकदम अजीब, एकदम अद्भुत। तो ये जो मूवमेंट होगा उस समय, जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब कोई बातें नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब लोग वहीं की वहीं एकदम स्टैच्यू से बन जाएंगे। तो बता रहे हैं कि ये पहला होगा विदाउट रश, जो बिना किसी रश के होगा, यानी कोई भी जल्दी नहीं होगा, कोई दौड़ भाग नहीं होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा। ऐसा धरती पर ये जो मूवमेंट होगा, ये इस मूवमेंट को हम एक्सोटिक मूवमेंट आपका माना जाएगा, यानी कि बहुत ही अजीब लम्हा होगा, ये बहुत ही अजीब पल होगा, ये एक्सोटिक आपका स्ट्रेंज मूवमेंट होगा आपका, विदाउट रश, विदाउट, जिसमें कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा, किसी को कहीं कोई जाने की जल्दी नहीं होगी, कोई रश में नहीं होगा, बेटा विदाउट इंजन्स। कहीं कुछ लोग अगर इंजन यूज कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री में कुछ मशीनें चल रही हैं, या अगर कहीं कोई गाड़ियां, बसें, ट्रक वगैरह कहीं कुछ चल रहे हैं, तो वो भी वहीं की वहीं स्टिल हो जाएंगे। कहीं कोई फैक्ट्री में मशीनें चल रही हैं, वो भी वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएंगी। यानी कि ये एक ऐसा एक्सोटिक मूवमेंट बन जाएगा, ये एक ऐसा अजीब सा पल बन जाएगा जो बिना किसी रश के होगा, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी जल्दबाजी के, और बिना किसी इंजन के, यानी बिना किसी नॉइजिंग। इंजन का मतलब है नॉइजिंग करना, जो चीज नॉइज करती हैं या पॉल्यूशन जनरेट करती हैं, उन चीज़ों से मतलब है। तो बिना किसी इंजन के, बिना किसी नॉइजिंग के, बिना किसी पॉल्यूशन के और बिना किसी जल्दबाजी के,
बहुत ही एक ऐसा लम्हा होगा, इस लम्हों को हम एक्सोटिक मूवमेंट, ये हमारा एक्सोटिक मूवमेंट होगा। यही पल जब पूरी दुनिया के लोग साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे, तो ये जो मूवमेंट होगा ये एक्सोटिक मूवमेंट आपका होगा। बता रहे हैं आगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन सडन स्ट्रेंजनेस। अच्छा, और जब ये मूवमेंट इस टाइप की जब सिचुएशन जनरेट हो जाएगी, इस टाइप की कंडीशन बन जाएगी कि पूरी दुनिया के लोग शांत हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेंजनेस हो जाएगी, एक अजीब सी सिचुएशन होगी, जिसे एक अजीब सी स्ट्रेंजनेस होगी। तो बता रहे हैं क्या होगा इस पल में, वी वुड ऑल बी टुगेदर, तो हम एक पल के लिए हम सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ हो जाएंगे हम लोग। क्या है, यानी कि हम दूसरे को, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। हम जब शांत हो जाएंगे, तो जब शांत हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एकदम पीस हो जाएगी वहां पर, और पीस सब लोग फिर एक जैसे हो जाएंगे। जब सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, जब मान लीजिए अभी कहीं पर आप जाएं, अभी सबसे बोलना स्टैचू, तो सब लोग आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो बता रहे हैं सब लोग फिर एक साथ होंगे, क्योंकि सारी जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो एक ही टाइप के मूवमेंट कर रहे होंगे। फिर वो उन लोगों में डिफरेंस नहीं माना जाएगा कि लोग अलग अलग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई अलग अलग तब माना जाता है जब कोई अलग अलग वर्क करता है, लेकिन जब सब लोग कुछ ही नहीं करेंगे, जब वो एक ही जैसा काम कर रहे होंगे, यानी कि सब स्टिल हो जाएंगे, सब शांति हो जाएंगे, यानी कि सब लोग शांत होंगे, तो वो सब एक जैसी माने जाएंगे, और सब ऐसा लगेगा सब लोग एकदम साथ हैं, टुगेदर हैं, एक दूसरे के साथ हैं। आगे बता रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अब बता रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल, जो फिशरमैन होंगे वो अपने कोल्ड सी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, शांत समुद्र में जाएंगे, एंड वुड नॉट हार्म व्हेल, और वहां पे वो व्हेल को हार्म नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के लोग शांति हो जाएंगे, जो लोग इन्वायरमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं, जो लोग, यानी कि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा फिशरी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है समुद्र में, यानी कि जो फिशरमैन यहाँ उन लोगों को बोला गया है जो इन्वायरमेंट को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचा रहे हैं। यानी कि जो फिशरमैन है, जब पूरी दुनिया के लोग शांत ही हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, जो फिशरमैन भी होंगे वो भी व्हेल को किल नहीं करेंगे उस समय, क्योंकि वो अगर मछलियों को पकड़ रहे होंगे तो वो भी रुक जाएंगे। तो बता रहे हैं फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल, तो फिशरमैन होंगे वो कोल्ड सी में, समुद्र के अंदर व्हेल को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, यानी कि जो व्हेल होंगी वो उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि वो एक तरह से, जब वो जो फिशरमैन होंगे जब वो शांत हो जाएंगे तो वो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाने से रुक जाएंगे, यानी कुछ पल के लिए हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका लॉस होने से बच जाएगा, कुछ पल के लिए जो व्हेल्स होंगी उनका लॉस होने से बच जाएगा, अगर वो स्टिल हो जाएंगे कुछ पल के लिए। तो आगे बता रहे हैं, एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो आपने देखो वो समुद्र के किनारे, जो समुद्र का पानी आप जानते हो खारा होता है, साल्टी होता है, उसमें उसको जो फील्ड खेत वगैरह होते हैं उनको उसमें उनको स्टोर किया जाता है उनको, और वहां पर आपका देखा होगा आपने, साल्ट वहां जम जाता है, एक साल्ट की लेयर बन जाती है, यानी कि जो हम लोग घर पे नमक खाते हैं वो आपका समुद्र से निकलता है, उसे फिल्टर करने के बाद जब तक हम लोगों के पास वो आता है, बहुत सारा फिल्ट्रेशन के बाद आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिक्स आयोडीन वगैरह मिक्स होने के बाद तब आता है, लेकिन वो समुद्र के पानी को खेतों में जमा दिया जाता है, तो एक लेयर से बन जाती है नमक की। तो बता रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फिर जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं वहाँ पर, वो उस साल्ट को अपने हाथों से, या जो भी उन पे स्पेड वगैरह, फावड़ा या डंडा, कुछ जो भी उनके पास इंस्ट्रूमेंट रखा होगा, लेकिन जब ये नहीं थे तो उस समय हाथों से वो सब लोग उसको गैदर करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, एक जगह कलेक्टेड करते हैं सारे। तो क्या होता है आपने जाना हो, ये तो आप जानते हैं, साल्ट होता है, उससे बॉडी काफ़ी एकदम गल जाती है बहुत ज़्यादा। अब देखो कि चोट वगैरह लग जाती है, उस पर अगर नमक लग जाए तो बहुत सारा एकदम पेन जनरेट हो जाता है। तो नमक में क्या होता है, स्किन होती है, को कुछ नमक के साथ उसका कुछ रिएक्शन होता है, तो वो हाथों को काफ़ी इंजर्ड कर देती है, हाथों को काफ़ी हर्ट कर देती है, काफ़ी घायल कर देता है। नमक होता है, उससे हाथ काफ़ी, जो पाम वगैरह होते हैं, हैंड वगैरह होते हैं, वो काफ़ी घायल हो जाते हैं। तो बता रहे हैं जब कुछ देर के लिए, तो जो लोग यहाँ पे साल्ट गैदर से मतलब उन लोगों से हैं,
उन बिजी लोगों से है जो अपने ही काम में लगे रहते हैं और जो कभी भी इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपने आप को, अपनी बॉडी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो एक मशीन की तरह काम करते हैं, सुबह इतना टाइम उठना है, फिर ये करना है, फिर शाम को ये पहुंचना, 2 बजे वहाँ पहुंचना, फिर शाम को फिर आना। लेकिन कभी भी वो उनका जो माइंड होता है या वो कभी भी इस बात को इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाते, अपने आप को कभी भी सेल्फ अपना एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम इतने मशीन की तरह वर्क कर रहे हैं और हम इन्वायरमेंट को भी हानि पहुंचा रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं हानि वाला, तो और अगर नहीं पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी एक्टिविटी से, अपनी बिजीनेस से हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी को भी कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं। तो बता रहे हैं जो साल्ट गैदर्ड हैं वो कुछ देर के लिए अगर वो भी रुक जाएंगे तो कम से कम उनके हाथ हैं वो हट होने से बच जाएंगे। यानी कुछ देर के लिए उनके हाथ हैं जो घायल हो जाते हैं वो कुछ देर के लिए रुक जाएंगे और वो थोड़ी देर के लिए ये एनालाइज करेंगे, वो इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि अरे भाई हमारे हाथ तो कितने घायल हो चुके हैं, देखो हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने शरीर का कोई ख्याल ही नहीं, अपनी बॉडी का कोई ध्यान नहीं रखते हैं हम। तो कम से कम कुछ देर के लिए उनके हाथ घायल होने से बच जाएंगे, यानी कि उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से जो व्हेल हैं, जो फिशरमैन है, जो हमेशा व्हेल को उनका काम यही है बस फिश को कैचिंग करो, मार्केट में भेज दो। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि फिश धीरे धीरे आपकी समुद्र की ऐसे तो खत्म हो जाएंगे। तो कम से कम थोड़ी लाइफ उन व्हेल्स की बची आएगी, कुछ इन्वायरमेंट को जो हमारा इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा डैमेज होने से बची आएगा। या जो साल्ट गैदर्स हैं तो वो कम से कम थोड़ी देर के लिए इस बात को सेल्फ एनालाइज कर लेंगे कि भाई देखिएगा हम अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपनी बॉडी को कितना हानि पहुंचा रहे हैं, लॉस पहुंचा रहे हैं। कह रहे हैं दो जो प्रिपेयर ग्रीन बार्स, यहाँ ग्रीन बार्स का मतलब है बार्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट, यानी ग्रीन बार का मतलब है पर्यावरण के प्रति पर्यावरण के अगेंस्ट जो बात छोड़ रखा है, यानी कि जो भी हम एनवायरनमेंट के खिलाफ हमने एक युद्ध छोड़ रखा है, सारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और सारा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये उसको बोला गया है ग्रीन बार। तो बता रहे हैं दो जो प्रिपेयर ग्रीन बार, जो लोग जो ग्रीन बार को प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि एनवायरनमेंट को किसी तरीके से हानि पहुंचा रहे हैं और वो कभी एनवायरनमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो बता रहे हैं बाहर विद द गैस, और वो लोग जो बाहर विद द गैस जो गैसों के साथ दुनिया भर के जो आपके वेपन्स हैं, आपने देखो आपके केमिकल वेपन्स वगैरह होते हैं, तो वो लोग जो ग्रीन बार्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और बार विद गैस या गैसों के बार को प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिकल वाले बार को, और बार विद द फायर, और जो एक्सप्लोशन का, गोला बारूद का, फायर का जो बार तैयार कर रहे हैं, यानी कि बोलो ये अब उन लोगों के लिए बोला गया है। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रियों में एक दूसरे में काफी तनातनी हो जाती है, जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड चल रहा है अभी, तो सब लोग चीन के अगेंस्ट ही सब बोल रहे हैं क्योंकि चीन ने कोरोना फैलाया है, तो अमेरिका ने बोल दिया, उस पर बहुत सारे उस पर बॉन्डेशन कर दिए हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका और चीन का युद्ध हो जाए। तो जब युद्ध हो जाएगा तो फायर जनरेट होगी, केमिकल वेपन्स यूज होंगे और बहुत सारे एनवायरनमेंट को लॉस होगा। ये तो नहीं है कि सारे जो बम है या मिसाइल वगैरह हैं वो सारे वहीं चाइना पे गिरे, बहुत सारा उसको एनवायरनमेंट का भी लॉस तो होगा। जब वहाँ पर धुआं होगा, स्मोकिंग होगी, फायर होगा, तो जो आपकी अर्थ की हीटिंग है वो भी बढ़ेगी, तो एनवायरनमेंट का भी लॉस होगा 100%। तो बता रहे हैं जो लोग जो ग्रीन बार्स प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिकल बार यूज कर रहे हैं या बायर विद द फायर के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो लोग सोच के बैठे हैं कि हमें युद्ध करना है और इस टाइप के एक दूसरे कंट्रियों में खोड़ बन गई है कि कौन ज़्यादा मिसाइल बना ले, किसके पास ज़्यादा परमाणु मिसाइल हो जाए, किसके पास ज़्यादा परमाणु बम हो जाए। रूस है, अमेरिका है, इस टाइप के कंट्रीज वगैरह हैं, पाकिस्तान वगैरह है। जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान हमेशा धमकी देता रहता है कि परमाणु अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। तो इस टाइप के जो लोग, जिन लोगों ने एक ग्रीन बार तैयार किया यानी एनवायरनमेंट को लॉस पहुंचा रहे हैं, अब यहाँ ग्रीन बार का मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। और केमिकल बार और फायर बार आपके वो जो कंट्री वाले बताए हैं। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो बता रहे हैं अगर इन लोगों में युद्ध तो छिड़ जाएगा। अब चाइना है, अमेरिका एक दूसरे पे अभी अटैक कर दें तो बता रहे हैं तो उनको विक्ट्री तो मिल जाएगी, लाखों लोग इधर के मारे जाएंगे, लाखों लोग उधर के मारे जाएंगे और किसी एक कंट्री की विक्ट्री हो जाएगी। तो बता रहे हैं विक्ट्री तो हो जाएगी, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, लेकिन ऐसी विक्ट्री का फायदा क्या होगा जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, कोई उस विक्ट्री का स्वाद चखने वाला ही नहीं बचेगा, उस जीत का मजा लेने वाले ही कोई नहीं बचेगा, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो उस ऐसी जीत का फायदा क्या है महाभारत की तरह कि उसमें लाखों करोड़ों लोग मारे गए और विजय हासिल कर ली।
क्या फायदा है ऐसी विक्ट्री का? कि जब अगर हम किसी देश पर भी हमला करते हैं या कोई देश हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारे यहाँ की करोड़ों जनता मारी जाए, दूसरे देश की करोड़ों जनता मारी जाए, तो हम जीत तो जाए, कोई ना कोई कंट्री जीत जाएगी, लेकिन ऐसी जीत का फायदा ही क्या है? जिसको आनंद लेने वाला, जिस जीत का आनंद लेने वाला कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, तो इस जीत का फायदा ही क्या है? अभी हम आपकी हमारी फैमिली में दुश्मनी हो जाए, दो फैमिली में दुश्मनी हो जाए, और एक फैमिली अपने वर्चस्व के लिए, अपने अहंकार के लिए दूसरी फैमिली को सारे मार दें और उसकी फैमिली के भी सारे लोग मर जाएं, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा। तो जब कोई बचता ही नहीं है, तो ऐसे अहंकार से और ऐसी जीत का फायदा ही क्या है जब कोई एंजॉय करने वाला ही ना बचे? तो बता रहे हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, ऐसी जीत का फायदा क्या है जब इसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, बट पुट ऑन क्लीन कॉज। तो अब ऐसे लोगों को, जो लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और ऐसी विक्ट्री के बारे में सोच रहे हैं जिसमें कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, जिसमें कोई एंजॉय करने वाला नहीं बचेगा, उन लोगों को ये चाहिए पुट ऑन क्लीन कॉज, उन लोगों को साफ कपड़े पहन लेना चाहिए। साफ कपड़े, क्लीन कोड का मतलब है यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स है, यानी न्यू रिलेशनशिप्स है, न्यू अंडरस्टैंडिंग्स है। उन लोगों को वो सारे गंदे कपड़े, यानी कि जो अपनी जो उनकी डर्टी मेंटेलिटी है, वो उन गंदे कपड़ों को, डर्टी मेंटेलिटी वाले कपड़ों को उन्हें उतार के फेंक देना चाहिए और नए कपड़े पहनना चाहिए। यानी कि एक नई रिश्ते, एक न्यू रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, अपने दुश्मनों के साथ, दुश्मन कंट्री के साथ, जिससे वो दुश्मन तो कोई नहीं होता किसी का, हम बस मन में सोचते हैं ये हमारा दुश्मन है। तो जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश की सेना है, या जो आपके अदर कंट्री की सेना है, तो उन लोगों को क्या है, इन जो उनके कपड़े हैं वो अपने उतार देना चाहिए, जिससे वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें नए कपड़े पहनना चाहिए। यानी कि उन्हें एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, एक नए रिश्तों की शुरुआत करनी चाहिए उन्हें, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ, या जो लोग इस टाइप की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और क्या करना चाहिए, उनके साथ न्यू रिलेशन की, न्यू बिहेवियर की, न्यू अंडरस्टैंडिंग की उनके साथ शुरुआत करनी चाहिए। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और उन्हें चलना चाहिए, और दो कदम अपने उन लोगों को अपना भाई कंसिडर करते हुए कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। आखिर ये सारी जो सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा ने बनाई है, ब्रह्मा ने या अल्लाह ने या जीसस ने, या जो जिसको मानता है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे सारी सृष्टि है वो एक ईश्वर ने बनाई है। अगर आप रिवर्स में जाएंगे अर्ली वन में, तो आपको मालूम होगा कि आप सारी सृष्टि है, तो पहले आपका फर्स्ट मैन और फर्स्ट वुमन आएगी, ठीक है, तो उससे सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो हैं तो ये सारे हमारे भाई। तो उन लोगों को, उन गंदे कपड़ों को, उन दुश्मनी वाली बिहेवियर को चेंज करना चाहिए, नए कपड़े, न्यू रिलेशनशिप के कपड़े पहनना चाहिए, यानी कि नए संबंधों को जनरेट करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, और थोड़ा सा दूसरों को अपना भाई मान के, ब्रदर्स कंसीडर करके उनको साथ हाथ में हाथ डाल के चलना चाहिए, यानी कि एक अपना भाई वाला बिहेवियर करना चाहिए, यानी कि किसी को हानि ना पहुंचाना। इन द सैड डूइंग नथिंग, और छाया में, अपने भाइयों के साथ छाया में, यानी कि नए सपनों की छाया में, नई उम्मीदों की छाया में, और ऐसी छाया हो जैसे जिसमें कोई धूप, छाया का मतलब होता है शांति वाली जगह, यानी कि आपने छाया का मीन्स यहाँ बताया गया है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी कंडीशन जहाँ इंसान को रिलैक्स फील होता है, यानी कि इस टाइप के संबंध क्रिएट हो, अपने उनको भाई कंसीडर करके उनके साथ वॉकिंग करें एक छाया में, इन द सेट छाया में, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जनरेट, एक ऐसी अवस्था जनरेट हो जाए जब हम उनको भाई मानेंगे, कि जब हमें कोई अपना दुश्मन ही नहीं मानेगा, तो एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी, एक छाया वाली रिलैक्स हमको फील होगी कि बहुत अब आज हमारा कोई दुश्मन नहीं, आज हमें किसी से खतरा नहीं है, हमें किसी से खतरा नहीं है। तो वो एक ये सब लेकिन होगा कब, जब हम सब लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, कुछ मोमेंट के लिए, और हम क्या करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे, क्या करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने आप का सेल्फ एनालाइज करेंगे, अपने आप की सोचेंगे कि अगर हम देखो क्या हम दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं, किस बात के लिए, भाई दूसरा हमारा दुश्मन क्यों है, क्यों हम दूसरे को दुश्मन क्यों हम उसको मानना चाहते हैं। आज जो समाज में आपने देखा वो जहर मिल रहा है, कोई हर किसी को अपना दुश्मन मानता है, एक समुदाय दूसरा समुदाय दुश्मन मानता है। भाई हम ये तो देखें अगर हमारा दुश्मन क्यों है, भाई हम उसने हमारा क्या बिगाड़ा है। दुश्मन तो वो लोग हैं जो समाज को हानि पहुंचा रहे हैं, जो एनवायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं, वो दुश्मन है ना, जो किसी प्रकार से इस प्लैनेट को खत्म कर रहे हैं और उन रिश्तों को खत्म कर दे रहे हैं। वो दुश्मन तो वो लोग हैं जिनके अंदर से ह्यूमैनिटी बिल्कुल जा चुकी है। तो हम क्या है, हम दूसरों को अपना भाई माने, उनके साथ छाया में चलें और कुछ नहीं करें, हम कुछ नहीं करें, बस उनके साथ बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाएं, शांत हो जाएं, और बस क्या करें,
इंट्रोस्पेक्शन करें, बस सोचें कि आखिर हम इनको क्या मान रहे थे और हम आखिर क्यों कर रहे हैं ऐसा। आगे बता रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज। अब पोएट कह रहा है व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ, बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं आपको, अभी मैंने ऊपर लाइन बोला है डूइंग नथिंग, कुछ ना करें। तो पोएट आगे ये कह रहा है कि मैं शुड नॉट बी कंफ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ मत करो, आप बस बैठ जाओ, चुप हो जाओ और बस शांत हो जाओ। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कुछ ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें विद टोटली इनएक्टिविटी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टोटल इनएक्टिविटी हो जाइएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। पोएट कह रहा है टोटल इनएक्टिविटी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपको, ये कंफ्यूज मत हो जाना आप कि मैं आपसे चाह रहा हूँ टोटल इनएक्टिविटी हो जाओ, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल ही कुछ भी ना करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप फिजिकली कुछ ना करें, आप फिजिकली कुछ ना करें, लेकिन मेंटली तो करेंगे आप हाथों के इशारे से किसी दूसरे से कुछ ना करें, आप किसी दूसरे के साथ कुछ ना करें, दूसरे से इशाराबाजी ना करें या दूसरे से कोई भी कम्युनिकेशन ना करें आप, लेकिन आप शांत हो जाए, कुछ ना करें, लेकिन आप टोटल इनएक्टिवेट मत हो जाना बिल्कुल कि आप बिल्कुल ही कुछ ना करो। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं आपका संबंध है मौत से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपका संबंध कि आप बिल्कुल कुछ ना करो, लेट जाओ, मर जाओ, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मौत वाला सन्नाटा आपके ऊपर आ जाए। जब व्यक्ति मौत वाली कंडीशन में क्या होता है, कुछ माइंड होता है वो भी डेड हो जाता है, आदमी कुछ ना सोचता है ना समझता, कुछ नहीं करता है। लेकिन पोएट कह रहा है आप साइलेंट तो हो जाइएगा, लेकिन मौत वाली साइलेंट मत हो जाना आप कि मौत की तरह, मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि आप मर जाओ, लेकिन मौत का मतलब है जब व्यक्ति का माइंड भी काम नहीं करता है, उसकी सोच भी डेड हो जाती है, वो कुछ सोचता समझता नहीं है, वो कुछ थिंकिंग नहीं करता है। तो पोएट ये कह रहा है मैं आपका ये नहीं कह रहा हूँ आप मौत वाले सन्नाटे में चले जाओ, आप क्या कह रहा है पोएट, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, और लेकिन मैं ये चाहता हूँ मौत वाले सन्नाटे में ना जाओ आप उस समय इंट्रोस्पेक्शन करें, आप शांत हो जाएं और आप उस समय एनालाइसिस करें, अपने मन में सोचें कि आखिर हम क्या कर रहे थे, हम किस बात देखो, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को नुकसान हो रहा है, क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है, क्या हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे आसपास के लोगों का लॉस हो रहा है, क्या हम कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं जो हमारे शरीर का लॉस हो रहा है, क्या हम, आपने देखो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज खाते हैं, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। तो पोएट कह रहा है कुछ ना करें, सिर्फ हम एनालाइज करें, हम सोचें केवल कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे उस समय, लेकिन आप मौत वाले सन्नाटे मत चले जाना कि बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ ना सोचो ना समझो। हाँ कह रहा है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हमें लेकिन ये बात याद रखना, इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, हमें इतना सिंगल माइंडेड नहीं होना है कि हम केवल सिर्फ अपनी लाइफ मूविंग के बारे में सोचें, हम सिर्फ अपने जीवन के बारे में सोचें। ऐसा मत सोच लेना आपके अपने अपने बारे में सोचें कि हमें क्या मिला क्या नहीं हुआ, हमने कितना पैसा कमा लिया, हमारा क्या होगा, हमारा, ऐसा मत सोचना आप, सिंगल माइंडेड मत हो जाना, यानी कि आप स्वार्थी बनकर मत सोचना। आपने देखा होगा कुछ लोग सिंगल माइंडेड मतलब है यहाँ पे स्वार्थी लोग, ग्रीड लोग जो अपने ही बारे में सोचते हैं। तो पॉइंट ये कह रहा है ऐसा मत कर लेना, मैं ये चाहता हूँ आप एक तो मौत के तरह सन्नाटे मत चले जाएं, आप साइलेंट हो जाएं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करें, आप सोचें, लेकिन इतना सिंगल माइंडेड तो मत हो जाना आप बिल्कुल लैब के बारे में भी ना सोचो, आप अपने 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 बारे में सोचते रहो केवल, ऐसा मत कर लेना। Keeping our life freedom and for once could do nothing, और आप सिर्फ इस बात को सोचना कि अगर आप एक बार अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप एक समय बिल्कुल साइलेंट हो गए और आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, could do nothing, perhaps you silent might interpret this sadness, अगर, लेकिन पोएट ये भी कह रहा है कि अगर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और जब आप एक बार में कुछ नहीं करेंगे, जब आप एक बार में इतना साइलेंट हो जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सोचेंगे नहीं, एक तो पहली बात आपको सिंगल माइंडेड होकर नहीं सोचना है, और जो लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए लेकिन कुछ नहीं सोच रहे, उस समय उनका थिंकिंग नहीं चल रही है, तो बता रहे हैं परहैप्स यूज साइलेंस माइट इंटरप्रेट द सैडनेस, तो फिर जब आप उस समय ये सोचेंगे, जब सिंगल माइंडेड के बॉर्डर से आप बाहर आएंगे और जब आप अपने समाज के बारे में सोचेंगे, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे, अपने दूसरों से रिश्तों के बारे में सोचेंगे, तो फिर आपको क्या होगा उस समय, एक आपको दुख होगा, उस एक समय एक सैडनेस आपके अंदर आएगी। सैडनेस क्यों आएगी, क्योंकि उस समय आप जब आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम कौन कौन से खराब काम कर रहे थे, हम कौन कौन से बैड वर्क कर रहे थे, देखो हमारी वजह से किन किन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, किस प्रकार से हमने एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में नुकसान
पहुंचाया है, हमारे परिजन नुकसान पहुंचाया है, या कहीं कहीं ना कहीं हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। तो जब आप इन सब बातों को आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, आप इन बातों को सोचोगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी कुछ खामियां नजर आएंगी। तो जो खामियां नजर आएंगी आपको, जब वो बात आपके मन में आएगी, तो ये जो आपके मन में फीलिंग आएगी कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे थे, तो इस बात को सोचकर आपके अंदर एक सैडनेस जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? एक सैडनेस जनरेट हो जाएगी। इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। आगे बता रहे हैं इसमें, माइट, जब ये ह्यूज साइलेंस होगा आपके मन में, जब आप एक कुछ नहीं मूविंग, आप अपने मूवमेंट बिल्कुल साइलेंट कर देंगे और एक पूरी दुनिया में एक ह्यूज साइलेंस हो जाएगा, सन्नाटा छा जाएगा, तो माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो ये साइलेंस होगा, ये जो साइलेंस होगा आपके मन में ये वाली बात जरूर आएगी कि ओहो हम ये क्या कर रहे थे। तो जो कब आएगी ये? जब आप साइलेंस हो जाएंगे पूरी दुनिया के लोग और अपने मन में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। तो ये साइलेंस है, ये फिर क्या करेगा? इंटरप्ट करेगा, ये एक रुकावट डालेगा किसमें? इंटरप्ट सैडनेस, दिस सैडनेस में। कौन सी सैडनेस में? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, कि हम कभी भी अपने आप को समझ ही ना पाए। हम अपने, हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हम दुनिया में भगवान ने भेजा है हमें, तो किस लिए भेजा? इसलिए थोड़ी ना भेजा है कि बस हम अपने पैसा कमाने में लगे रहें, अपनी बहुत ऊंचा मकान बनवा लें, बहुत अच्छा बेड ले लें, बहुत अच्छा मोबाइल चला लें, अपने आप को लग्जरी देने में सारा हमारी लाइफ चली जाए, केवल अपने बच्चों के बारे में सोचें और जो हमारे मन में वो करें, सिर्फ अपने आप को फैसिलिटी प्रोवाइड करने में पूरा जीवन लगा दें। तो ये जब इस चीज को आप रियलाइज करोगे, ओहो किस बात की सैडनेस है? नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्फ, कि आप कभी भी अपने जीवन के मतलब को, जिस काम से आप संसार में ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, नेवर अंडरस्टैंडिंग, आप कभी भी इस बात को न सोच पाए, आप अपने जीवन का उद्देश्य नहीं सोच पाए, वो सोच पाए आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आप इसके बारे में कभी सोच भी ना पाए। तो ये वाली बात आपको सैडनेस, आपके मन में एक सैडनेस आ जाएगी इस बात से कि ओहो हम अपने जीवन का लक्ष्य तो भूल ही गए हैं। अब ये थोड़ा आपको मेडिसिन, आपको अध्यात्म ओर ले जा रहा है ये अभी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम हमेशा अपने आप को थ्रेटनिंग करते रहे, अपने आप को हमेशा धमकाते रहे, डराते रहे। अवर सेल्फ विद डेथ, अपने आप को हमेशा मौत की धमकी देते रहे अपने आप को, अरे भाई ऐसा करेंगे हम मर ना जाएं, ऐसा ना हो जाए हम मर ना जाएं। आप हमेशा मौत से डरते रहे कि हमारी मौत ना आ जाए, अरे हम ऐसा कुछ ना करें हमारी मौत ना आ जाए, हम मर ना जाएं, हमारे ये फैसिलिटी मरेगी तो हम मर जाएंगे, ये नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। यानी अपने आप को आप एक हमेशा मौत की धमकी देते रहे अपने आप को, यानी आप पूरी जीवन अपने आप मौत से डरते रहे कि हम मर ना जाए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जीवन तो जितना आपको आस्तिक होना चाहिए, ईश्वर में इस बात का विश्वास करना चाहिए कि जितना आपका जीवन लिखा हुआ है आपको उतनी लाइफ मिलनी है। लेकिन आपका जो उद्देश्य है जीवन का, जो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है, जो हमारे पुराणों में बताया गया है, जो हमारे आध्यात्म गुरुओं ने बताया है, ऐसा नहीं है कि हम अपने परिवार के बारे में ना सोचें, हमें परिवार के साथ साथ अपने समाज के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन को एक उद्देश्य देना चाहिए, हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें अब जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग हैं, अभी लॉकडाउन में कितने लोग मजदूर लोग पैदल आ रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, बहुत से समाज सेवी लोग हैं उनको खाना खिला रहे हैं, बहुत से लोग उनको कपड़ा बांट रहे हैं। लेकिन आपने देखा वो बहुत सारे अमीर लोग हैं अभी भी वो बाहर नहीं निकल के आए हैं, और मतलब बहुत सारे अमीर आपको देश के आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने 1 रुपया कहीं कोई दान नहीं किया है कभी भी, मतलब इस लॉकडाउन में किसी मजदूर को 1 रोटी भी नहीं खिलाई है या किसी को कुछ नहीं दिया गया है, किसी को कुछ दिया नहीं। और वो है कौन? बहुत बड़े, बहुत ज्यादा अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, लेकिन उनकी जेब से कभी भी 10 रुपया किसी गरीब को देने के लिए नहीं निकलता है। तो जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम केवल सिर्फ अपने ही जीवन में पूरे अपने आप को ऐश्वर्य देने में, अपने ही नोटों के बंडल बनाने पूरी लाइफ को यूज करते हैं और हमेशा अपने आप को हम धमकी देते रहे, मौत से डराते रहे कि अरे भाई ये हो, हम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हमने जीवन भर क्या किया है? अपने आप को कभी हम अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाए हैं, हमेशा अपने मौत से डरते रहे हैं। तो ये इस बात से आपका अंदर सैडनेस आ रही है, और जब ये सैडनेस, जब आप साइलेंट हो जाएंगे, जो ह्यूज साइलेंस क्रिएट होगा, वो साइलेंस ये इस बात के जब साइलेंस हो जाएगा, आप ये वाली बात सोचोगे तो आपको दुख होगा, तो इस दुख को वो साइलेंस ही इंटरप्ट करेगा, इसको वो भंग करेगा। आगे बता रहे हैं, Perhaps the earth can teach us and when everything seems right। और बता रहे हैं अगर सबसे अच्छा अगर आप किसी शिक्षा लेना चाहते हैं तो किससे लेना चाहते हैं? वो
अर्थ से ले लीजिए, आप धरती से ले लीजिएगा। अगर आपको चुप होना है, साइलेंट होना है, तो आप धरती से सीखिए कि चुप रहना कैसे कहते हैं। धरती है, कभी उसको कितने भी गहरा खोद दो, उसको जेसीबी चलवा कितना भी गहरा खोद लो, कितने भी गहराई में समर लगवा लो, कितना भी वहां पर तालाब खोद दो, नहर खोद दो, कितने भी पेड़ को काट डालो, लेकिन कभी कोई आवाज नहीं करती है, कभी कुछ नहीं करती है, कभी बिल्कुल साइलेंट रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है साइलेंट है तो मरी हुई है, ऐसा नहीं है कि धरती है अगर हम उसको गड्ढा खोद रहे हैं तो ये डेड नहीं है हमारी अर्थ। हम समझ रहे हैं कि तो डेड है, इसे फावड़ा चलाते रहो, जैसे भी खोदते रहो, ये कुछ नहीं बोल रही है, बिल्कुल इसका दर्द नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा। तो बता रहे हैं सबसे अच्छा टीचर हमारा कौन है? अर्थ है। एंड व्हेन एवरीथिंग सीम्स लाइक, तो धरती पर जब हमें हर चीज मरी हुई नजर आती है, अरे कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं, मिट्टी है, ये तो डेड मिट्टी है, ये तो सूखी मिट्टी है या गीली मिट्टी, जैसे भी डेड है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब हर चीज हमें सेम डेड दिखाई देती है एंड लेटर प्रूफ भी अलाइव, तो लेकिन बाद में वही हर चीज जो हमें मरी हुई दिखाई देती है, बाद में उस चीज में हमें जीवन मिलता है। उसी मिट्टी में अगर हम एक बीज डाल देते हैं जिसको हम डेड समझते हैं, जिसको हम मरी हुई समझते हैं मिट्टी को, या डेड समझते हैं, तो उसी मिट्टी में अगर हम एक बीज डाल देते हैं तो वही उसमें एक पौधा निकल आता है। तो हमें मालूम पड़ता करिए इसमें भी जान है, इसमें तो कुछ ना। अब जैसे हमने कोई सीड फेंक दिया, सीड हमारे हाथ में क्या होता है, डेड होते हैं, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, लेकिन जब हम उसी मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें एक प्लांट हो जाता है। तो हमें तब मालूम पड़ता है हाँ ये डेड नहीं है, कोई भी चीज डेड नहीं है धरती पर, तो ये डेड नहीं है, ये भी चीज कैसी है, इसमें भी लाइफ है। पेड़ देखा होगा आपने, ऑटन सीजन में सारे पेड़ के पत्ते होते हैं येलो हो जाते हैं, या आपका फालिंग हो जाती है, लीफ फॉल हो जाता है, सारे पेड़ पत्ते गिर पड़ते हैं, पेड़ लगता है जैसे सूख गया है। मैं आपने ग्रेप्स ट्री देखा होगा, ग्रेप प्लांट होता है, अंगूर का पेड़ देखा होगा, कैसा होता है, बिल्कुल सूख जाता है बिल्कुल आउट ऑफ सीजन में। लेकिन जब बारिश होती है, जब उसका मौसम आता है, तो फिर उसमें न्यू आपके जो शेप्स होते हैं, न्यू आपके प्लांट होते हैं, न्यू ब्रांचेज होते हैं, उसमें जनरेट होने लगते हैं। तो जो चीज़ हमें कभी कभी डेड दिखाई पड़ती है, जैसे कि धरती हमारी, तो लेकिन तो हमें बाद में वो चीज अपने आप को साबित कर देती है कि हम मरे नहीं हैं, हम जीवित हैं। तो इसी प्रकार से आपको साइलेंट तो होना है कुछ पल के लिए, लेकिन ऐसा मत हो जाना कि आप बिल्कुल कोमा वाली कंडीशन चले जाओगे, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कुछ हम इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं कर पा रहे अपने मन में। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, तो अब मैं 12 तक गिरूंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप चुप रहोगे। अब मैं पोएट कह रहा हूं, मैं 12 तक काउंट कर रहा हूं, अब मैं चुप रह रहा हूं, यानी कि पोएम का आपको मैं पूरा सुना चुका हूं। पोएट कह रहा है, मैंने पोएम आपको बता दिया है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने मैसेज अपना, पोएट कह रहा है मैंने अपना मैसेज आप तक पहुंचा दिया है। तो मैं अब 12 तक काउंट करूंगा, यानी कि मैं अब चुप हो जाऊंगा एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और अब आप चुप रहोगे, यानी अब आप लोग सोचोगे। मुझे जो बातें बतानी थी वो मैंने आपको बता दी, अब आप लोग चुप रहोगे और अपने क्या करोगे, एक इंटरप्रेशन करोगे, अपने आप का सेल्फ रियलाइजेशन करोगे, और आई विल गो, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो जब आप चुप हो जाओगे तो क्या होगा, जब आप एक दूसरे को अपना ब्रदरहुड में आप एक दूसरे को ब्रदर मानोगे, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारे पूरे सोसाइटी में, हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में, पूरे प्लैनेट में एक शांति क्रिएट होगी, और सब लोग एक यूनिटी बन जाएंगे। सब लोग जब कोई हर किसी को अपना भाई मानेगा, सब लोग यूनाइटेड हो जाएंगे, सब लोग एकता के बंधन में हो जाएंगे, और हर एक व्यक्ति के अंदर एक दूसरे से जो अंडरस्टैंडिंग हम अपनी फीलिंग्स है वो दूसरों को बताएंगे कि हम आपको अपना भाई समझ रहे हैं, वो आपका वो अपना थर्ड पर्सन बच्चा। इसी प्रकार से क्या होगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में हो जाएगी, जो प्रेम और सौहार्द या भाईचारे की जो फीलिंग्स है वो पूरे समाज के अंदर एक जनरेट हो जाएगी, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सब तक ये पहुंच जाएगी, तब हमारी धरती पर शांति कायम हो जाएगी, हमारा एनवायरनमेंट को हानि होने से बच जाएगी। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन चल रहा है, सारे व्हीकल, सारा पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो चुका है, तो क्या हुआ है आपने देखा होगा, जो हमारा ओजोन लेयर में जो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, जो ओजोन लेयर है हमारी, उसमें वो काफी डैमेज हो गई है। तो इस लॉकडाउन में ओजोन लेयर में काफी जो डैमेज था वो काफी हद तक उसकी रिकवरी हो चुकी है, जो डैमेज था अब उसकी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, यानी ओजोन लेयर में जो छोटे छोटे होल थे वो बंद हो गए हैं, ऐसे वैज्ञानिकों ने दावा किया है। कब दावा किया है, जब हम लोग सब लोग स्टिल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, हमने सारे मूवमेंट अपने बंद कर दी, हम सब लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं, सारी गाड़ियां, सारी मशीनरी, सारी फैक्ट्री, सारी बसें, मतलब मोस्टली बसें सारी बंद हो गई, यानी कि जो पॉल्यूशन जो इतना हाई लेवल पे जनरेट हुआ करता था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। तो अब हमारी ओजोन लेयर है वो उसकी डैमेजिंग थी वो अब रिकवरी हो रही है उसकी। तो इस प्रकार से क्या है,
बहुत सारे जो आपने देखा होगा, बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, तो बहुत सारे अभी काम सारे रुक गए थे, तो बहुत सारे पेड़ भी कटने से बच गए होंगे। हो सकता है 2 महीनों में कहीं ना कहीं नए नए प्लांट और निकल आए हों। तो ऐसे क्या हुआ है, सब ये होगा कैसे है, सिर्फ हम लोगों के स्टिल होने से, हम लोगों के शांत रहने से, हम लोगों के स्टॉप करने से। तो पोएम, मुझे उम्मीद है पोएम आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा मैसेज भी है पोएम का। और अगर आपको पोएम में किसी भी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पोएम न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।